अल्जाइमर डिजीज बोलते हैं। अल्जाइमर डिजीज क्रोनिक इरिवर्सिबल एंड प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, न्यूरो डिजेनरेटिव मतलब क्या, न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो रहे हैं, जहां पे कैरेक्टराइज बाय कॉग्निटिव बिहेवियरल इंपेयरमेंट दैट सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर विद सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शन। बहुत हार्ड टर्म लग रहा है ना, बुकिश लैंग्वेज ऐसा ही होता है, लेकिन अगर हम लोग समझ लेना तो बहुत आसान होता है। देखो ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर सिलेबस के अकॉर्डिंग बोल रहा है, मतलब न्यूरॉन्स डैमेज हो गया, आगे बताऊंगी। अब सोशल एंड डेली लाइफ एक्टिविटी से रिलेटेड ये सारी इंटरफेयर क्या बता रहा है। देखो अल्जाइमर डिजीज ना रिलेटेड होता है, इस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट जो है वो डिमेंशिया का मेन रीजन है, वो चीजों को याद नहीं रख पाएगा। अब सोचो कि आप सोशल मतलब आप पहले देखे थे, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, और वो आपका जिगरी दोस्त है, तो सोशल इंटरफेयर मतलब नहीं होगा, आप कुछ भी रखे हो आपको कुछ याद ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल इंपेयरमेंट, कि वो जो बिहेवियर क्योंकि उसे याद नहीं रहती है चीजें, तो इंपेयरमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शन, वो काम परफॉर्म कर रहा है, उसका जॉब है, उसे पता ही नहीं कि मैंने किसको कितने पैसे दे रखे हैं या फिर क्या है, जो उसका काम है वो परफॉर्म ही नहीं। जैसे आपका काम है एजुकेशन, अब भगवान न करे किसी को ना हो, क्योंकि ये ओल्ड एज में ज्यादातर होता है, तो अगर जो भी पढ़ रहे हो आपके बस में नहीं, आप भूल ही जा रहे हो। वैसे तो हमारा भूलना हमारा मेन मतलब ह्यूमन का टेंडेंसी अच्छा है, क्योंकि आप पूरा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में नहीं रख सकते हो। सो नॉर्मल चीजें भी जितना याद रखने की कैपेसिटी अगर वो भी चला जाए तो वो बहुत वर्स्ट कंडीशन है। सो वही अल्जाइमर डिजीज में होता है। इट इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया, जहाँ पे भूलने की बीमारी होती है। एटियोलॉजी देखें क्यों होता है, तो एग्जैक्ट कॉज नहीं पता भाई, आगे जिस कंडीशन ज्यादा देखोगे एग्जैक्ट पता ही नहीं चलता, पर फिर भी रिसर्च अभी भी चल रही है। तो जो पता चला है, कुछ फैक्टर जो पता चला है, जेनेटिक होता है, म्यूटेशन क्रोमोसोम 114 एंड 21 पे ये लिंक है कि वहां पे म्यूटेशन, जिन्हें जेनेटिक नहीं समझ में आती, जेनेटिक एक बार पढ़ लो, बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस किए हैं, अलग प्लेलिस्ट है, फ्री लेक्चर है। द अपोलीप्रोटीन ई जीन आल्सो स्ट्रांगली इम्प्लीक, मतलब इससे रिलेटेड है, चाहो तो याद रख सकते हो, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, नहीं तो भूल भी जाओ तो कुछ नहीं, जेनेटिक सिर्फ फैक्टर लिख देना। एडवांस एज, ज्यादातर अल्जाइमर डिजीज, एडी दैट मींस एडी स्टैंड फॉर अल्जाइमर डिजीज, डबल एवरी 5 ईयर, एंड मतलब ये जितना ओल्ड एज होते जाएगा उतना ही कंडीशन और वर्स होते जाएगी। 65 के बाद ही ज्यादातर देखने को मिलता है। मैं बता रही हूँ, दादी माँ अभी नहीं है इस दुनिया में, बट उनके अंदर पूरी तरह से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ चीजें जैसे वो रखी तो उनके पास में नहीं था, वो चीजें मतलब भूल जाती थी, कोई चीजें रख दी, अब वो बोलती थी कि हाँ बेटा मैंने रखा तो था, लेकिन कहाँ रखा था याद नहीं है, तो घर में ही है तो ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं होता था। तो ये चीजें ओल्ड एज में देखने को मिलता है। ये वेस्कुलर फैक्टर रिस्क आर इंक्रीज हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्मोकिंग एंड डायबिटीज, इन सब की वजह से भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस जैसे डायबिटीज में देखें कि न्यूरॉन्स को ये डैमेज करता है। मेडिकेशन कंडीशन, सॉरी मेडिकल कंडीशन जिसमें कि डाउन सिंड्रोम है, रिस्क होता है जेनेटिक चेंज 21 पे। डाउन सिंड्रोम को तो भूलिएगा ना, मतलब भगो ऐसा मत करना, क्योंकि ये जेनेटिक, आप 4th सेमेस्टर में जेनेटिक पीपीजी एग्जाम देने जाने वाले हो, जेनेटिक कंप्लीट करना भले ही कम मार्क्स में आता है, लेकिन पास करना तो इंपॉर्टेंट है, तभी पीपीजी आप पास कर पाओगे। सो वहां पे देखे थे कि 21 पे प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ ये भी फर्दर लीड करता है अमाइलॉइड प्लाक बिल्ड ओवर टाइम। क्या है आगे बताऊंगी। हिस्ट्री ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी अल्सो, इन सब में रिस्क ज्यादा होता है कि अल्जाइमर डिजीज, अगर उन्हें पहले ब्रेन इंजरी का रिस्क है, ट्रॉमा हो रखी है, तो चांस है उनमें कि ज्यादा अल्जाइमर डिजीज देखने को मिल सकती है। लाइफस्टाइल में देखें तो जो ओबेस होते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंट, तो डायबिटीज की बात आ गई, एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, इन सब की कंडीशन की वजह से भी अल्जाइमर डिजीज देखने को मिल सकता है। पैथोफिजियोलॉजी में आपको अच्छे समझ में आएगा। अल्जाइमर डिजीज अटैक ब्रेन सेल, इसमें होता क्या है, ब्रेन के सेल्स, क्योंकि न्यूरो डिजेनरेटिव है ना, मतलब ब्रेन के सेल पे अटैक हो रही है, वो डिजेनरेट हो रहे हैं। एंड न्यूरो ट्रांसमीटर, साथ ही साथ यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर का भी इम्बैलेंस होगा। सेवरल बहुत सारे इसमें मैकेनिज्म आते हैं, पढ़ेंगे। पहला है बीटा अमाइलॉइड प्लाक एक्यूमुलेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन क्लम्प दैट फॉर्म अराउंड न्यूरॉन्स डिसरप्टिंग सेल टू सेल कम्युनिकेशन। नॉर्मल हमारे बॉडी में ये रहता है, बट इस कंडीशन में ये बहुत ज्यादा हो जाना, और ये न्यूरॉन्स के ऊपर ये क्लम्प होके ये आ जाएगा। अब अगर ये आ गया, देन गुच्छा बना लेना। अब आगे आगे जो सेंसेशन न्यूरोट्रांसमीटर का जाना चाहिए था, कम्युनिकेशन होना चाहिए था, क्योंकि ये ज्यादा है तो एक्यूमुलेशन होने की वजह से सेल टू सेल कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा। साथ ही साथ ये तो एक्स्ट्रा हुआ, न्यूरॉन्स के अंदर भी कुछ ऐसे ट्यूब्यूल्स प्रोटीन होते हैं जो प्रोटीन मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। बस इस कंडीशन में वो जो न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल बन रहा है, उलझ जाएंगे। वो है क्या, इंट्रासेलुलर टैंगल ताउ प्रोटीन, ये ट्यूब्यूल्स है जो प्रोटीन जीव न्यूरॉन्स को देता है, ये आपस में ही उलझ जाएंगे, एंड उलझने की वजह से कोलैप्स हो जाएगा न्यूरॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब ऊपर भी प्रोटीन, नीचे भी, मतलब ये रास्ता जो जाना चाहिए था, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से जाना चाहिए था, वो ब्लॉक होगा। So, granulovascular degeneration, progressive decay neuron within the cerebral cortex and hippocampus, जो मेन इफेक्ट होगा, बिकॉज डिजेनरेट तो हो रहा है,
तो इसमें मेन जो अफेक्टेड स्ट्रक्चर होगी न्यूरॉन्स के पार्ट में भी, वो कौन सा है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और यही सोचने समझने में काम आता है, हम लोग सब जानते हैं। एंड साथ साथ हिप्पोकैम्पस मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये लोग डैमेज हो रहे हैं, ये डिजनरेशन हो रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड सिम्टम की वो चीजों को नहीं समझ पाते, मतलब नहीं याद रख पाते, क्योंकि उनके वो जो न्यूरॉन्स है जिससे वो स्ट्रक्चर बनना है वो डिजनरेट हो गए हैं। साथ ही साथ एसिटाइलकोलिन डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ कोलिनर्जिक नर्व सेल लीड टू, अभी ये सेल्स नहीं है तो एसिटाइलकोलिन बनाएगा कौन सा? एसीएच। एसिटाइलकोलिन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अल्जाइमर डिजीज में एसीएच डिक्रीज हो रहा है, इस बात को बस आप गांठ बांध लो। न्यूरोट्रांसमीटर वाइटल 4 है, और ये मेमोरी, लर्निंग, ये सब के लिए एसीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये कम हो जाए देन ये सब वो परफॉर्म सीख नहीं पाएगा चीजों को। देखे थे कि ये जो हिप्पोकैम्पस मेनली है, जहाँ पे मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट था, वो सब डिजेनरेट हो गया है। एसीएच आपसे पूछा जाएगा ये मेनली कि अल्जाइमर डिजीज में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर कम होता है, तो बताना है, एक लाइन में 1 मार्क्स आया, एसीएच का ध्यान रखना है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलेगा? तो पहला साइन मेमोरी लॉस, वो चीजों को याद ही नहीं रख पाएंगे। फॉरगेटिंग रिसेंटली लर्न इंफॉर्मेशन, वन ऑफ मोस्ट प्रिवेंटेड अर्ली साइन, ये सबसे ज्यादा मतलब पहला साइन है। कॉग्निटिव डिफिकल्टी, प्लान नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखे थे कि फ्रंटल लॉस हो रहा था। प्लानिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम, फिनिशिंग रूटीन टास्क की, सुबह उठना है, स्नान करनी है, अपने कपड़े को अच्छे से रखना है, वो सब कुछ नहीं, डेली अपना टास्क ही नहीं कर पाएंगे। डिसओरिएंटेशन देखने को मिलेगा, गेटिंग लॉस्ट फैमिलियर, नेक बोर्ड, लॉसिंग ट्रैक, डेट एंड सीजन, डेट भी नहीं पता रहेगी, आसपास के लोगों को भी नहीं पहचान पाएंगे। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रगलिंग फाइंड वर्ड और सब्स्टिट्यूटिंग अनयूजुअल वर्ड, मतलब कुछ भी वो बोल देगी, क्योंकि वो जो सही प्लानिंग करके बोलना है वो उनका डिजनरेट हो रहा है। साइकोलॉजिकल चेंजेस, डिप्रेशन, विड्रॉल, अब खुद सोचो ना कि वो ऐसा तो चाहेंगे नहीं, पर उन्हें फील तो होगा कि मतलब मैं किसी को नहीं पहचान पा रहा हूँ, मेरे साथ अब उसके साथ लोग बिहेव भी अजीब करने लगेंगे, तो ये सब सिम्टम भी, साइकोलॉजिकल चेंजेस भी उनमें आएगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो मेंटल स्टेज, जिसमें कि मिनी मेंटल स्टेज एग्जामिनेशन क्या है, अगर आपने तक नहीं आपने पढ़ा, इसमें सारा उनका देखा जाएगा। ये आप मेंटल में पढ़ोगे, सिर्फ वहां पे ऐसे ये लिखना जरूर कि हाँ मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन यहाँ पे करेगी, कोई डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम हो रही है। इमेजिनिंग करेंगे, सिटी एमआरआई से डिटेक्ट लीजन, एट्रोपी, पीईटी भी कर सकते हो, एसपीसीटी स्कैन, आइडेंटिफाई किस एरिया में मतलब न्यूरल एक्टिविटी क्या है वो आपको पता चलेगा। लेबोरेटरी टेस्ट में विटामिन लेवल, थायराइड फंक्शन, लिवर एंजाइम, ये सब हम लोग भी कर सकते हैं। सीएसएफ एनालिसिस में ओकेजनली यूज, बहुत कम, इवैल्यूएट स्पेसिफिक प्रोटीन लेवल, ये सब आपको देखना हो। हमारे ऊपर जैसे देखे थे कि ये सब टिंगलिंग हो रखा था, तो सीएसएफ में आने के चांसेस, और उसमें मतलब ज्यादा हो ऐसा बहुत रेयर केस में, नहीं तो नहीं होता है। मैनेजमेंट में क्या हम लोग करेंगे, तो विल देयर इज नो, कोई क्यूर नहीं है अल्जाइमर डिजीज। एक बार न्यूरॉन डीजनरेट होने तो हमें पता है ना कि वो दोबारा बना थोड़े दोगे, अगर एक बार फंक्शन गई तो गई। सो ट्रीटमेंट फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम, इंप्रूविंग क्वालिटी, जो सिम्टम आ रहे हैं उसको बस, ताकि जितना लाइफ बचा, क्योंकि ज्यादा तो ओल्ड एज में ही होता है, तो जो जितना हो सके बस मैनेज करेंगे, जिसका क्यूर नहीं है बस सिम्टम ही तो मैनेज करते हैं। तो इसमें कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, ये क्या है, मतलब जो एसीएच को डिस्ट्रॉय करने वाले जो एंजाइम होते हैं उसे हम लोग कोलिनेस्टरेज बोलेंगे। तो भाई ऑलरेडी एसीएच कम है, तुम और डिजेनरेट मतलब उसको और डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो जो डिस्ट्रॉय करा उसको क्या करोगे, मतलब पैसे घर में कम है, ऊपर से मतलब उसको जो जो बचा भी है उसको खर्च किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, तो भाई उसको रोको। सो वही है कि एसीएच को जो ये डिस्ट्रॉय करता है उसको रोकना है। इसमें हम लोग ड्रग देंगे, डोनेपेजिन, रीवा स्टिगमाइन, एंड एक दो लिखोगे हो चल जाएगा, कम्युनिकेशन बिटवीन, इससे हेल्प होगा, इंप्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन, क्योंकि एसीएच डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है ना, तो फिर अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगी, जिससे थोड़ा सिम्टम अच्छा रिलीफ मिलेगा। ग्लूटामेट रेगुलेटर दे सकते हो, जिसके अंदर मेमांटिन यूज टू ट्रीट मॉडरेट सीवियर अल्जाइमर डिजीज में हम लोग मॉडरेट टू सीवियर में यूज करते हैं। ये ब्रेन सेल एक्टिविटी को नॉर्मल करता है। सो नेक्स्ट बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करना होगा, लाइक डिप्रेशन हो रही है तो एंटी डिप्रेसेंट, ये एंजियोलाइटिक एंड लो डोज एंटीसाइकोटिक भी देना होगा, हेलोपेरिडोल, ये सब मे बी यूज टू एजिटेशन और पैरानोनिया, ये सब जो कंडीशन उनमें अदर जो आ रही थी उसमें उन्हें वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए। नर्सिंग एंड सपोर्टिव केयर देखें, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योर तो किया जा नहीं रहा है, उन्हें देख रहे हो एंजाइटी ऐसा भी हो रही है, तो यहाँ पे नर्सिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रायोरिटी सेफ्टी से रिलेटेड इंजरी प्रिवेंशन करना है, रिमूव एनवायरमेंटल जो भी हैजार्ड से हटा के रखना है। ये वेंडरिंग यूजिंग आईडी ब्रेस आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट रखना, क्योंकि अपना वो नाम भी भूल सकते हैं, तो वो चीजों का ध्यान रखना। मतलब ये लिखना ही लिखना है, डोर टाइम्स, गारमेंट लेबल्स, ये सब चीजों को, बिकॉज वो उन्हें भूलने की बीमारी है ना, तो इसीलिए। कॉग्निटिव सपोर्ट यूज टू ओरिएंटेशन एज लाइक क्लॉक, कैलेंडर, कम्युनिकेशन यूज टू क्लियर सिंपल वर्ड्स, तो ये सब देखोगे, मतलब भूलने से रिलेटेड चीजें, तो उसी से रिलेटेड सारा केयर भी देना है। सेल्फ केयर असिस्टेंट असिस्ट विद बाथिंग, ईटिंग, टॉयलेटिंग, विल इंकरेजिंग मच, मतलब ठीक है, जब वो सिम्टम लेकर आए तो वहां पे तो हम लोग हेल्प करेंगे, लेकिन हमें ध्यान ये भी देना है कि जितना जितना जल्दी हो सके वो इंडिपेंडेंटली उनके जो सिम्टम है
ड्रग के थ्रू वो ठीक तो हो ही रहे हैं, तो जितना जल्दी जल्दी हो सके वो अपना काम परफॉर्म कर सके खुद से। इमोशनल ओरिएंटेड थेरेपी इंक्लूड वैलिडेशन थेरेपी, एक्सेप्टिंग जैसा वो है उसके फीलिंग अब बताओ वहाँ, उन्हें जज नहीं करना है कि अच्छा ठीक है आपको ऐसा फील हो रहा है, मुझे याद नहीं रह रही है, मुझे इरिटेशन हो रहा है, तो ये सब चीजों को एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, ये रेमिनिसेंस थेरेपी क्या होता है, टॉक अबाउट द पास्ट, उन्हें इनकरेज करना है कि आपके पास में क्या हुआ, क्योंकि वो चीजें बोल रहे हैं तो जितना चीजें याद है वो आपको पता भी चलेगा। मैनेजिंग ये सैंडो विनिंग, ये क्या है, प्रोवाइड क्यूट रिलैक्सेसिंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, विनिंग रिड्यूस कंफ्यूजन एंड एजिटेशन, तो ये चीजें का भी हमें ध्यान रखना है। एजिटेट वो बहुत रहेंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा मैं किनको जान रहा हूँ किनको नहीं जान रहा हूँ,